हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा ये पार्ट 2 है स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को लेकर। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरह की बॉडीज़ को कवर किया था और क्योंकि उसमें पूरा नहीं हो पाया था तो कुछ हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। आगे एक बार ये देख लेते हैं स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी में क्या डिफरेंस होता है। इसे हिंदी में कहते हैं वैधानिक और गैर वैधानिक आयोग या फिर बॉडीज़। तो अगर बात करें वैधानिक बॉडीज़ की, तो ये जो होती हैं ये पावर अपनी प्राप्त करती हैं फ्रॉम अ स्टैट्यूट दैट इज़ एन एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होती है हमारी, किसी भी एक्ट के ज़रिए इनको पावर प्रदान करती है, पावर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NIA, या फिर NHRC है, लोकपाल और लोकायुक्त है। इस तरह की कई सारी बॉडीज़ ये कौन सी होती हैं, वैधानिक या स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी होती हैं, ये अपनी पावर प्राप्त करती हैं फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, कोई एक्ट नहीं बनाया जाता संविधान में। वैसे भी स्टैट्यूटरी जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अलग होती हैं। तो ये कौन सी होती है, नॉन स्टैट्यूटरी। इसमें किसी एक्ट के ज़रिए इनको पावर नहीं दी जाती, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब क्या है कि सरकार एक ऑर्डर पास कर देती है कि इस तरह की बॉडी बनाई जा रही है और वो बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा इसके पास पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, एक्ट के ज़रिए अगर गठन किया गया है तो पावर ज़्यादा होती हैं, और अगर संवैधानिक बॉडी है, संविधान में ही पावर दी गई है, तो फिर वो मोस्ट पावरफुल होती है इन सभी बॉडीज़ में। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो होता है नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इसी तरह की कुछ बॉडीज़। अब देखिए, जो स्टैट्यूट होता है ना, उसमें भी दो डिफरेंशिएशन होता है, दो पार्ट्स में। कौन से हैं, एक होता है रेगुलेटरी बॉडीज़ और एक होता है क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी हैं, थोड़ा नाम से ही समझ में आता है कि जो रेगुलेट करने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन भी इसकी पढ़ सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो अकाउंटेबल होती है फॉर एक्सरसाइजिंग ऑटोनॉमस अथॉरिटी ओवर सम एरिया इन अ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी कैपेसिटी। तो इनके पास रेगुलेट करने की पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस तरह की बॉडीज़। जैसे कि हमारा सेबी है, स्टैट्यूटरी है, लेकिन स्टैट्यूटरी में भी किस तरह का है, रेगुलेटरी भी है और क्वाजी भी है। ठीक है, कैसे है वो आगे देखेंगे। क्वाजी जुडिशियल बॉडी एक बार देख लेते हैं। तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी, अब देखिए जुडिशियल आ रहा है ना, मतलब कुछ न्यायिक शक्तियाँ होंगी, लेकिन साथ में क्वाजी भी है। इसका मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं अर्ध न्यायिक निकाय या फिर अर्ध न्यायिक बॉडीज़, है ना। तो ये कौन सी हैं, ये नॉन जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, न्यायालय से अलग होती हैं। जो हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम है पूरा, उससे अलग होती हैं, लेकिन इसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं। ठीक है, और ये लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करती हैं। जो भी लॉज बनाए जाते हैं उन्हें इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, और इनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है फ़ाइन वगैरह लगाने की भी। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, इसको आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। आज स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है ना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जैसे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC है, ये भी ये काम करती है कि अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो जुर्माना लगाने का काम करती है, या फिर जिसके साथ वायलेशन हुआ है, जिसके अधिकारों का, उन्हें हर्जाना देने का काम करती है, या जिसने वायलेशन किया है उस पर हर्जाना लगाती है। तो ऐसे कुछ क्वाजी जुडिशियल वर्क जो हैं NHRC के भी हैं, और हमारी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो भी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। अभी नेक्स्ट एक चीज़ और आ जाती है, तो आप ये देख लीजिए एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कई सारे मैंने दे दिए हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, RBI, सेबी, IRDA, नाबार्ड, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, FSSAI, BCCI और NASSCOM। इस तरह की बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिन्हें एक्ट के ज़रिए जिन्हें स्थापित किया गया, गठन किया गया, बनाया गया, और इनका काम होता है किसी एक स्पेसिफिक बॉडी को, किसी एक स्पेसिफिक वर्क को रेगुलेट करना। ठीक है, और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ जो हैं NHRC है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है ये भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है,
एनजीटी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेबी और आरबीआई भी हैं। अब आपको ये दिखा होगा सेबी और आरबीआई यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो रेगुलेटरी भी हो सकती है और क्वाजी जुडिशियल भी हो सकती है। मतलब अलग अलग तो हैं, ये सारी कौन सी हैं, स्टैट्यूट हैं ये सब, लेकिन कोई एक बॉडी ये भी हो सकती है एज वेल एज ये भी हो सकती है। ठीक है, एक साथ दोनों हो सकती हैं। जैसे आरबीआई का काम क्या है, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसे रेगुलेट करना, राइट। और आरबीआई क्योंकि जितने भी बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं या आरआरबीज़ हैं, उन्हें लाइसेंस देने का काम भी करती है, लाइसेंस रद्द भी कर सकती है ना। तो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़, क्वाजी जुडिशियल पावर्स भी आरबीआई के पास है, इसी तरह से सेबी है। तो ये आरबीआई से भी एग्जाम्पल हैं इसमें। तो नेचर में दोनों ही हो सकती हैं एक साथ। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आई एम सॉरी, फर्स्ट वीडियो में ये मुझे याद नहीं था इन चीज़ों को मेंशन करना, सो अभी ये कवर कर दिया गया है। क्वेश्चन पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार किस निकाय द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आकार 2 बार लिख गया है। क्वेश्चन क्या है, साइज एंड शेप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनका साइज़ और शेप ये डिटरमाइन करने का काम कौन सी बॉडी करती है। तो ये बॉडी है डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इस कमीशन के बारे में बात करें तो ये कमीशन जो है अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और ये काम करता है इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड काम है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनको उनके साइज़ और शेप को डिफ़ाइन करना इसका काम होता है। तो क्योंकि इलेक्शन से जुड़ा हुआ काम है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ ही काम करता है। क्या काम है इसका, किस लिए गठन किया जाता है इसका, तो इसका पर्पस है टू ड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना, डिफ़ाइन करना। ठीक है, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने एरिया में रहने वाली है। इसके लिए क्या करता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन को देखता है कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है। और इसके अलावा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पर हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटी और एससी और एसटी होता है वहाँ पर सीट रिज़र्व करने का काम भी ये करते हैं। मेंबर्स कौन होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन में, तो ये होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। जिस भी स्टेट की वो बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है उस स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में हमारे पास है इसके चेयरपर्सन कौन है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। और ये जो सजेशन है आप में से ही किसी ने दिया था लास्ट वीडियो के कमेंट्स में, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंकफुल ऑल्सो। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। चेयरपर्सन इसके हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शंस है हमारे सामने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसके कोई भी नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ा सीपीसीबी के बारे में। सीपीसीबी फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक टेक्निकल विंग है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। क्योंकि हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की तो ये वही है, और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1974 में। कौन से एक्ट के तहत हुई थी, क्योंकि स्टैट्यूटरी है तो मतलब कोई एक्ट आया होगा जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। वो एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, और इस एक्ट के तहत ही सितंबर 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसको पावर्स और इसकी बढ़ाई गई, और जो है हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इसके तहत भी इसके काम बढ़ाए गए। चेयरमैन जो है इन्हें अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एक बोर्ड होता है एंटायर जो काम करता है, जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन भी होता है। तो वो पूरा बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 5 ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर बात करें चेयरमैन कौन है इनके, अभी इसके तन्मय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा किस प्रकार का निकाय है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आसान होगा बताना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अब इसके बारे में देखें
तो जैसा बताए है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये फॉर्म किया गया था अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा एक्ट था? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो ईयर याद रखिएगा। किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? फॉर ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अब ये देख लीजिए कौन कौन सी कंपनीज़ या फिर कौन से ऐसे निकाय होते हैं जो रेगुलेट किए जाते हैं बाय एडा। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हो, सभी इसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। इसके अलावा है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़, ये भी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। और इन सभी के अलावा कुछ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं जो ऑफ़र करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ये भी इसमें शामिल होती हैं। इन्हें भी रेगुलेट करने का काम एडा करता है। और इन सभी के अलावा री इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एजेंसी चैनल हैं या इंटरमीडियरीज़ हैं, इन्हें भी रेगुलेट करने का काम एडा करता है। चेयरमैन इस समय कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम है सीडी देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें आरबीआई की कुछ चीज़ें यहाँ देख लेते हैं, तो इसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में है। जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, उस समय कोलकाता में था। ठीक है, 1937 में मुंबई लेकर आया गया। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और अब आप पूछेंगे पहले गवर्नर तो यहाँ थे, तो पहले भारतीय थे। ठीक है, तो पूछा गया है फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो ये थे सीडी देशमुख। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आगे आरबीआई की कुछ और चीज़ें देखिए तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, हमें पता है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, साथ ही में क्वाजी जुडिशल भी है। गवर्नर 25th कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को और इस समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। 1937 में ये मुंबई लेकर आया गया। क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन सा एक्ट था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके तहत 35 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। ये कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि रिलेटेड है नेशनल करेंसी जो कि इंडियन रुपी है, तो उससे जितनी भी करेंसी से रिलेटेड जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। और इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैंकर टू बैंक्स, रिजर्व बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में भी काम करता है कि जब गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, सब जगह वो घूम लिए हैं, हाथ पैर मार लिए हैं, कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो एंड में आरबीआई के पास मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसके बारे में कुछ चीज़ें देख ले तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका एम क्या है? इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी लीगल राइट्स होते हैं उन्हें इन्फोर्स करने का काम ये करता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी। और अगर इसकी पॉजिटिव चीज़ें और भी देखें हम, तो ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस भी कोर्ट्स में जाएंगे तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक अलग संस्था बना दी है जो कि रेगुलेटरी भी है और क्वासी जुडिशल भी है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? प्रिंसिपल प्लेस कहाँ है सिटिंग का? तो ये है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी भी इसकी सिटिंग्स होती हैं, जैसे भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता, चेन्नई। ये अदर 4 प्लेसेस हैं जहाँ पर ट्रिब्यूनल की सिटिंग होती है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? नई दिल्ली में। और बाकी 4 हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। चेयरमैन इस समय है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है UIDAI, ये किसके अंतर्गत आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड जारी करने का काम करती है। इसे सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 28 जनवरी 2009 को। और उस समय ये एक अटैच्ड ऑफिस था प्लानिंग कमीशन का। ठीक है,
तो प्लानिंग कमीशन बाद में क्या बना, नीति आयोग बना, लेकिन बाद में इसे नीति आयोग का अटैच ऑफिस नहीं बनाया गया, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इसको डाल दिया गया। ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये आता है, अब नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आता। पहले प्लानिंग कमीशन के अटैच ऑफिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। UIDAI इसके जो चेयरमैन होते हैं कौन सेलेक्ट करता है, तो एक कमेटी होती है कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में, ये हेड होते हैं उस कमेटी के। वो कमेटी रिकमेंडेशन देती है कि UIDAI के चेयरमैन किन्हें होना चाहिए और उन्हें ही फिर अपॉइंट किया जाता है। इस समय चेयरमैन नहीं है कोई भी, CEO हैं सुभाष गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और इसकी अब बात कर लेते हैं, तो किस लिए स्थापना हुई थी, टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का है। ईयर याद रखिएगा सब में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो नीड फॉर द, इसकी ज़रूरत कब पड़ी, 2008 में हमने स्थापना की थी। 2008 में इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए जो टेररिज्म को लेकर इस तरह का इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करे। एजेंसी के पास क्या पावर है, टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। तो ये इसकी खासियत है कि स्टेट से इसे परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, स्पेशल परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, और स्टेट्स में टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं उन्हें डील करने की पावर इसके पास है। इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये जम्मू में है, लखनऊ में है, रायपुर में, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद और कोची, इन सभी जगह पर इसकी ब्रांचेस हैं। और फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, राधा विनोद राजू। अभी यहाँ पर ये जो लिखा है ना करेंटली, तो ये पहले वाले हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा। YC मोदी इनसे पहले थे, अभी फ़िलहाल हैं दिनकर गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने बैंकिंग लोकपाल कार्यालय मौजूद हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन ऑफिसेज करेंटली कितने हैं, ये हैं 22। अभी इसके बारे में देखें तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय RBI। ठीक है, और कब ये इफेक्ट में आया, 1995 में, और इसे 2 बार अमेंड भी किया जा चुका है, 2002 में और 2006 में। बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये सीनियर ऑफिशियल है जो कि RBI के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसका काम क्या है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो भी आपके पास जो भी कंप्लेंट है बैंक से रिलेटेड, तो कोई भी कंप्लेंट अगर बैंक के पास लेकर जाते हैं और अगर रिप्लाई नहीं मिलता फ्रॉम द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है, तो इसके बाद क्या किया जाता है, अगर 1 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं मिलता है, या फिर अगर ऐसा हो जाए कि बैंक ने रिजेक्ट कर दी है कंप्लेंट, और अगर ऐसा हुआ है कि कोई पर्सन है जो बैंक ने जो भी रिप्लाई किया है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे में हम बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और उस चीज़ में हेल्प करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1995 में। अभी इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें देखें तो ओम्बुड्समैन ये रिजेक्ट कर सकता है कंप्लेंट इफ़ द कंपनसेशन 20 लाख से ज़्यादा हो। कौन कौन से बैंक्स कवर करता है ये, तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं ये सभी, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी इसमें कवर किए जाते हैं। तो इन सभी बैंक से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। लेकिन ये लिमिट याद रखिएगा, 20 लाख से ज़्यादा का अगर कंपनसेशन है तो फिर ये रिजेक्ट कर सकता है। ये जो है फ्री कंप्लेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं, और ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि इसे रिसॉल्व किया जाएगा विद इन 30 डेज़। ठीक है, 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर इसे रिसॉल्व करने की बात की जाती है। और इसके अलावा एक और ख़ासियत है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं वो भी यहाँ पर, जिनका अकाउंट है किसी भी बैंक में इनमें से, वो भी यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़ है कि जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के द्वारा, ये फाइनल नहीं होते, हम बाद में इन्हें एपेलेट अथॉरिटी के पास लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अपील कर सकते हैं इनसे रिलेटेड, तो ये फाइनल नहीं है। तो हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हों, और अगर पसंद आई हों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी आपने तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद ये
तो सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं, पर जितनी इम्पोर्टेंट थी उन्हें हमने थोड़ा डिटेल में कर लिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो और आई डोंट थिंक हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कवर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।